ये कहानी घटी मेरे साथ एक घटना है जिसे मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। पाठ को यह वाकया आज से 10 साल पुराना है। उस वक्त मेरी उम्र 20 की थी और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ फोटो खींचने का पार्ट टाइम काम करता था। ये काम अपने मामा जी के लड़के के साथ किया करता था। हालांकि वो गांव हिसाब से मेरे मामा जी लगते थे क्योंकि मेरी माँ उनके गांव की ओर से हैं। चलो मैं अपनी बात पर आता हूँ। उन दिनों दीपावली के आसपास का टाइम था। हल्की हल्की सर्दी का वक्त था। मैं और मेरे मामा जी का लड़का नेमी चंद दोनों किसी काम के लिए आदि गांव से किसी प्रोग्राम के फोटोग्राफर लेने गए थे। हम दोनों वहां से करीब 11 बजे फ्री हुए और दोनों ही रात में वहां से निकल लिए। करीब 12:30 बजे हम लोग दिल्ली रोड पर आ चुके थे। हम स्कूटर से आ रहे थे। मेरे पास 2 कैमरे का सामान था और मैं पीछे बैठा था। धीरे धीरे हम लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वहां ना कोई ट्रक जा रहा था ना कोई गाड़ी। उस समय रोड लाइट भी नहीं हुआ करती थी। रात इतनी गहरी थी, स्कूटर की लाइट किसी टॉर्च के समान लग रही थी। कुछ दूर आते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी। एक तरह से आंधी आने लगी। धूल के कारण हमको स्कूटर रोकना पड़ा। अचानक आई इस आंधी में मन में शंका होने लगी और ये भी लगा कि मुंह में आंधी के केस आ सकती है। गर्मी के मौसम में तो फिर भी होता तो हो सकता था। खैर हम लोग स्कूटर साइड में लगाकर खड़ा कर दिया और आंधी रुकने का इंतजार करने लगे। उस वक्त करीब 1 बजे होंगे जब हम लोग किसी को रोने की आवाज सुनकर चौंक गए। कोई महिला जोर जोर से रो रही थी। मैंने भैया को बोला कि इस समय कौन होगा और ये आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बोला, यार भाई पास में ही कब्रिस्तान है और हो ना हो ये कोई ऊपर वाला बला है। ये बोलते बोलते तो पसीना हो गया। सर्दियों की रात में वो पसीने पूरी तरह से भीग गया। मैं उस समय इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया करता था, तो बोला, भैया क्या फालतू की बात करते हो। अगर आपको इतना डर लगता है तो स्कूटर स्टार्ट करो और चलो यहाँ से। उन्होंने कहा कि भाई मेरी हालत नहीं ठीक है, स्कूटर चला कि तू चला। मैंने कहा, भाई मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा घबरा गए। आप यहाँ बैठे और आंधी रुकेगी तो मैं चलाऊंगा, पर इस समय आप यहीं बैठकर इंतज़ार करें। आंधी रुकेगी तो मैं चला लूंगा। इस समय आप यहीं बैठकर इंतजार करें। उन्होंने बोला, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अपने साथ कुछ गलत होने वाला है। और वो अपने आराध्य देव को याद करते हुए कहा, हमें बचा ले और कुछ प्रसाद चढ़ाने को बोला। उन्होंने बोलते ही उस महिला के रोने की आवाज जोर जोर से और सुनसान रात में बड़ी भयानक लगी। थोड़ी देर ही बाद जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर एक बार में डर गया और मुझे भी अब लगने लगा कि हो ना हो या तो कोई बात है या फिर कोई है जो हमको डरा रहा है। पर दूसरे ही पल लगा कि इतनी रात गए कौन महिला होगी और इस वक्त तो लोगों के सोने का समय होता है, तो क्यों कोई हमारे साथ ऐसा मजाक या डरावनी जैसी हरकत करेगा। मैं यही सोच रहा था कि अचानक हमको ये एहसास होने लगा जैसे आंधी एकदम से रुक गई। हवाएं चलनी बंद हो गई। ना कोई रोने की आवाज ना किसी के हंसने की आवाज। सब कुछ शांत हो गया और लगा कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। अचानक बदलाव इस आवाज वातावरण से हमें राहत मिली।
पर जिस शांति के पीछे खौफनाक का सामना हमने किया, उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। हम लोग जैसे ही स्कूटर के पास पहुंचकर स्कूटर स्टार्ट करने लगे तो क्या स्कूटर किक ही नहीं लग रही थी। बार बार कोशिश की, किक इस तरह से जाम हो गई जैसे स्कूटर बरसों से खराब हो और जिसकी किक जंग में कारण जाम हो गई हो। मैंने भैया से बोला कि किक नहीं लग रही है। उन्होंने भी काफी कोशिश की पर वो नाकामयाब हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मैं पूरी तरह से किक चढ़ गया और क्लच दबाने के बाद किक एक इंजन नीचे नहीं आया। भैया इस बात से काफी डर गए थे और कुछ हद तक मैं भी डर गया था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि कहीं कोई परेशानी तो होने वाली है। मैंने ये देखने के लिए कि किक नीचे क्यों नहीं जा रही है, मैंने स्कूटर को जमीन पर लिटा दिया। कुछ कर पाता या समझ पाता, अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं स्कूटर के ऊपर गिर के पीछे झट से देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे भैया ने बोला, क्या हुआ, गिर कैसे गया? तो मैंने बोला, किसी ने धक्का मारा है। यह सुनकर भैया बोले, स्कूटर छोड़ और भाग यहां से। मैंने बोला, दूर है भाई और सामान भी कीमती है, इस तरह से नहीं जा सकते। और उस समय मोबाइल फोन भी नहीं था जिसको आज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने कहा, जो होगा देख लेंगे, और कुछ नहीं हुआ। शायद मेरा संतुलन नहीं बना और मैं गिर गया। हालांकि तो अब डर मुझे भी लगने लगा था, पर मैं घर पैदल नहीं जाना चाहता था। मैं स्कूटर को देखने लगा कि क्या खराबी हो गई जो किक नहीं लग रही। भाई बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, मुसाना भेरू बचा ले। तभी किसी की जोर से चीखने की आवाज कान के पर्दे में आकर रुकी, पर एक पल में जैसे कान के पर्दे फट गए हों। मैं बहुत डर गया और परेशान भी हो गया था। आखिर ये क्या हो रहा है? जब कुछ समझ में नहीं आया तो मन में, पैदल चलो, चलते हैं, सुबह आकर देखेंगे स्कूटर में क्या हुआ है। मैंने भैया को बोला, चलो पैदल ही चलते हैं। हमने स्कूटर की चाबी निकालकर सामान साथ लेकर चलने को तैयार हुए थे कि एक छोटा बच्चा जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक आए उस बालक ने हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एकदम काला रंग, आंखें लाल लाल, और वो ऐसे देख रहा था जैसे अभी इसी वक्त हम दोनों को कच्चा चबा जाए। हिम्मत करके बोला, कौन है और इतने रात को यहाँ क्या कर रहा है? उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी उंगली उठाई और हमारे पीछे की तरफ इशारा किया। हमने पीछे देखा तो कोई नहीं था, और जैसे ही आगे देखा वो लड़का भी वहां नहीं था। हम दोनों डर गए थे और माथे पर पसीना आने लगा। सोचा कि इतना जल्दी हो सके तो यहाँ से निकलो। हम जल्द से जल्द अब घर पहुंचना चाहते थे। जैसे ही हमने कदम उठाने लगे, हमारे सामान के बैग बहुत भारी हो गए। इतने ज़्यादा भारी हो गए कि उन बैगों में नीचे रखना पड़ गया। अपने आप कैसे भारी हो गए समझ के बाहर था। भैया इतना डर गए थे कि उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वे हनुमान चालीसा का पाठ याद आ गया। ये उनकी अच्छी किस्मत थी, उनको हनुमान चालीसा पाठ याद था, इसलिए उनको बैग सामान हो गया। पर जब मैंने अपना बैग उठाना चाहा तो इतनी भारी हो चुकी थी कि मेरे से हिल भी नहीं रहा था। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भैया को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो गई थी और उनका डर भी कम हो गया था। अब जो कुछ होने वाला था वो मेरे साथ होने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि बैग पर कोई बच्चा है
और एक औरत बैठी है। मैंने डर में कारण दूर हो गया। अब मुझे वो दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चा वैसे ही था जब पहले देखा, और औरत अपना चेहरा ढक रखा था। बिल्कुल लाल रंग ओढ़नी, हाथों में मेहंदी लगी हुई, सोने से आभूषण पहने हुए। वो मेरे बैग पर बैठी थी और बच्चा बिल्कुल नंगा था। उन्होंने देख मेरा दिल धड़क कर थम सी गई। मैंने जोर से चीखा तो भैया बोले, क्या हुआ? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने जोर से चीखना चाहा, पर चाह कर भी मैं चीख नहीं पाया। मैंने उन दोनों की तरफ इशारा किया। जब भैया ने उधर देखा तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि मुझे वो काली रात साफ साफ दिखाई दे रही थी। मेरे दिल के धड़कन लास्ट सीमा पर खड़े मौत के काल की तरह तेजी से धड़क रही थी। मेरी आंखें उनसे हट ही नहीं रही थी। भैया बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, पर मैं कुछ नहीं बोल सका। अचानक वो बच्चा खड़ा हुआ और मेरी तरफ आने लगा। उसे आता देख मैं वहां से भागना चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने पैर जमा कर दिए हो। वो बच्चा मेरे पास आकर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बकरी का मेमना हूं और मैं उसका शिकार हूं। वो और करीब आकर ऐसे गायब हो गया जैसे सामने वो कभी आया ही नहीं। गायब होने के बाद मुझे लगा कि जैसे मेरे शरीर से कुछ भारी भारी सा हो गया। दिमाग एकदम शून्य हो गया और वो औरत भी वहां नहीं थी जो मुझे लगा रहा था। वो अब नहीं था। किसी ने मुझे स्कूटर के पास चलने को कहा। मुझे नहीं पता कि किसने कहा, बस मैं उस आवाज की बात सुनकर स्कूटर के पास आ गया। फिर उसी आवाज ने कहा कि स्कूटर चालू करो और मैंने वही किया। अब की बार स्कूटर एक बार में स्टार्ट हो गया था। ये देख नेमी भैया जल्दी से बैगों के साथ स्कूटर पर बैठ गए और बोले कि जल्दी से निकल यहाँ से। मुझे उनकी बात सुनाई दे रही थी, पर मैं उस आवाज की बात को फॉलो कर रहा था। रात्रि के 3 बजने को आए थे। हमें वहां काफी समय हो गया था, पर उस दौरान वहां से एक भी साधन नहीं गुजरा था। हम वहां से आ गए। वो जगह काफी पीछे रह गई थी। रास्ते में भैया मुझसे क्या क्या बोल रहे थे, पर मैं उनकी बात सुन रहा था। कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग घर आ गए। निमी भैया अपने घर चले गए और मैं अपने घर पहली सीढ़ी ही चढ़ा था कि मुझे एक झटका लगा। वो क्या हुआ कुछ समझ नहीं पाया। खैर, घर आने के बाद मेरा शरीर हल्का हो गया और वो सारी बातें मेरी आंखों के सामने आ जा रही थी। वो बात मैं उस जगह भूल गया था। वो घर आते ही सब कुछ दोबारा कैसे याद आई, ये बात मैं समझ नहीं पाया। खैर, मैंने घर पर यह बात किसी को नहीं बोली और यही मेरी गलती हो गई। पापा उस समय अपने काम के लिए भरतपुर गए थे। उनकी साइड वहां चल रही थी। मम्मी ने मैंने कुछ भी नहीं बताया और अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह होते होते तो मुझे इतना तेज बुखार आ गया कि मुझसे उठा भी नहीं गया। मैं बुखार में बुरी तरह से तप रहा था और मम्मी सोच रही कि रात को लेट आया है तो सो रहा होगा, सोने दो, बाद में उठा दूंगी। जब 11 बजे मैं भी अपने रूम से नहीं आया तो मम्मी मेरे रूम में आई और देखा मैं बुखार से तप रहा हूं तो बोली, तुझे इतना तेज बुखार कैसे हो गया? चल डॉक्टर से दवा ले आते हैं। मेरी इतनी सी हालत भी नहीं थी कि चल सकूं, इसीलिए मम्मी पास के क्लिनिक थी, वहां से डॉक्टर साहब को ले आई। डॉक्टर ने देखा, कुछ दवाइयां लिख दे दी और बोला कि इसे हल्का खाना देना। मैंने दवा भी ले ली।
मेरे बुखार में कोई राहत नहीं मिली। शाम हो गई पर बुखार कम नहीं होने का नाम ले रहा था। शाम को भैया आए, वो मुझे दिखाकर लाए, वहां भी नहीं दवाई दे दी। घर आया तो देखा कि पहले सीढ़ी के पास कल रात वाला लड़का खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात था। उसने मुझे देखा, मैं डर गया कि यहाँ घर के नीचे क्या कर रहा है। मैंने उसे देख रहा था, तभी लगा कि जैसे किसी ने मुझ पर अपनी तरफ खींचा और मैंने नीचे की तरफ देखा तो वो लड़का मेरे हाथ बढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो कि मुझे अपने साथ ले चल। मैं झट से घर आ गया। खाने के बाद दवा लेकर मैं सो रहा था। रात 12:30 बजने लगा, जैसे मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैं खड़ा होकर पानी पीने बाहर आया। पानी पीकर जैसे ही मैं अंदर जा रहा था, मुझे पीछे से आवाज आई जो कल रात को मुझे आदेश दे रही थी। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, पर वो आवाज बोल रही थी, मुझे भी अपने साथ ले चल, नहीं तो मैं तेरे साथ चल। वो आवाज बार बार आ रही थी। मैं रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया और सोने लगा। मैं कुछ देर तक सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी हालत वापस कल रात की तरह होने लगी और सुबह वापस बुखार आ गया। ऐसा मेरे साथ 5 से 6 दिनों तक रोज होने लगा। मम्मी कुछ समझ नहीं पा रही तो पापा को बुला लिया। शाम को पापा आए तो बोला कि क्या हो गया। मैंने कहा बुखार रोज हो जाता है, और वे बोले कि किसी अच्छे डॉक्टर से दवा लेकर कल आएंगे। कहकर वो मम्मी से बातचीत करने लग गए। उस दिन रविवार का दिन था जब पापा आए थे। उस रात मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं दवा लेकर सो गया था और मम्मी मेरे पास सो रही थी। आधी रात को किसी ने मुझे जगाया। मैं जगा तो मम्मी और पापा दोनों मेरे पास खड़े थे और मम्मी बार बार मुझे पुकार रही थी और रो रही थी। जब मैं पूरी तरह से जगा तो मैं पसीने से भीगा हुआ था। मुझे बहुत बुरा सपना आया था। सपने में मैंने देखा कि मैं अकेला भी वहीं चला गया जहां कल रात हमारा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। वहां कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। और तभी वो बच्चा आया और मेरे साथ खेलने की जिद करने लगा। मैंने उसे मना किया तो वो रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वही औरत आई और उसने मुझे पकड़कर ऐसा फेंक दिया जैसे मैं कोई गेंद हूँ। मैं उठा और जोर जोर से बोला कि मुझे नहीं खेलना, इसके साथ मुझे घर जाना है। वो औरत मेरे पास आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी वातावरण को गूंज रही थी। वो बोली कि अब तो मुझे मेरे बिट्टू के साथ ही रहना है, हमेशा 15 दिन के बाद हमेशा तू मेरे बिट्टू के साथ रहेगा, दोनों साथ साथ रहना। मैंने उसे मना किया तो उसने में अपना घूंघट हटाया, जिसे देखकर मैं चिल्ला रहा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया, चेहरा जला दिया हो, आंखें एकदम लाल अंगार हो। उस चेहरे को देखकर ही मैं अपने आप चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर मम्मी पापा जाग गए थे और फिर उन्होंने मुझे जगाया और पूछने पर वही सपना बताया जिसकी वजह से मैं नींदों में चिल्ला रहा था। मम्मी ने पापा को हमारे देवता का थान के भभूत लगाया और लगा के बोला, आपको यहाँ बता दूं कि मेरे घर पे मेरे पापा 5 देवता आते हैं, जिनमें एरोद के ढेरू काला गोरा भी आते हैं और वही सबसे बड़े हैं। रेवारी, घोरी
बावरबिया, लडुला, ये इसी भांगे को कहते हैं। ये सारे देवता पापा पे आते हैं। हालांकि जब भी पूजा की जाती थी तब दो ही आते थे, पहले रेवारी फिर एरोदा वाले। और ये सच है कि वो बच्चा मेरे साथ ऊपर इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उसे हमारे घर की चार दीवारी के बाहर ही रोक दिया था, और उसे रोकने वाले हमारे घर के देवता ही थे। पापा ने भभूत लगाई और बोला, ऐसा कब से शुरू हो रहा है? अब मुझे सारी बात मम्मी पापा को बतानी पड़ी, और ये भी बताया कि मुझे रोज कोई आवाज देकर बुलाता है। अब मम्मी पापा को समझ आ गया था कि इसकी दवाइयाँ का रोग नहीं, कोई दूसरा रोग है। दूसरे दिन शाम को पूजा करवाई गई। जब देवता आए तो उन्होंने कहा कि ये लौंग और बतासा इस बच्चे के ऊपर 21 बार उवास कर चौराहे पर रखाओ। भैया ने ऐसा ही किया। जब मम्मी ने बोला कि ये क्या हुआ, तो बोले कि बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा, इतने बड़े बड़े देवता हैं, फिर ये चांस कैसे हुआ? तो बाबा बोले कि हम थे, इसीलिए ही बच्चा सही सलामत है, वरना जो इसके साथ यहाँ आया है वो इसे कब का अपने साथ ले जाता, पर वो चार दीवारी के अंदर नहीं आ सका क्योंकि इस चार दीवारी में मैं वहीं आ जाता हूँ जिसे हम आने ना दें। और बच्चे से कहो कि किसी की जगह आ जाए तो समय से आ जाए, क्योंकि हर समय तो हम साथ नहीं रह सकते हैं। हाँ, घर में कहीं भी घूम सकते हो, पर बाहर समय से पहले आ जाओ। मैं अब ठीक हो गया था और ये देखने के लिए नीचे गया कि वो बच्चा अभी भी वहीं या नहीं। जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब मेरा शरीर भारी ना था और मुझे बुखार भी था। कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल सामान्य हो गया, पर जब भी मुझे वो काली रात की बात याद आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात हो। कोई इंसान भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन ना करे, पर जिसके साथ ऐसा होता है, जो इन दौर से गुजरता है, उसे पता होता है कि सच क्या है। भूत प्रेत पिशाच डायन होते हैं या नहीं। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, पर हमारे घर के देवता आज भी उस तरह से हमारी रक्षा करते हैं जैसे से शुरू से करते आए हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमारे घर के देवी और देवताओं को हमेशा खुश रखना चाहिए। अपनी माता और पिता से हमेशा पूछना चाहिए कि हमारे घर की देवी देवता कौन है। ये जानना हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियों को ये सब चीज़ें बताती रहनी चाहिए, ताकि हमारे घर की देवी देवता हमारे ऊपर आने वाले बलाओं को दूर करते रहें। क्या आप ऐसा करते हो? कमेंट में बताओ। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।